का जीएस क्लासेस यूपीपीसीएस, ये यूपीपीसीएस का 2008 का पेपर है। पूरा हिस्ट्री क्वेश्चन है इसके अंदर, और जो कि आगामी परीक्षा अक्टूबर में है यूपीपीसीएस 2020 की, उसके लिए पूरी सीरीज़ है। एक अलग से जितने भी पीसीएस के पेपर हैं, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरपीएससी, यूकेपीसीएस, सबके हिस्ट्री के क्वेश्चंस में लेके आ रहा हूँ। किसी भी एग्जाम का आए हूँ, लेकिन फोकस मेनली मेरा पीसीएस के हिस्ट्री के क्वेश्चंस पे ही है। 20 दिन तक ये चलेगी पूरी सीरीज़। आप देखिए, आपका पूरा हिस्ट्री रिवीजन हो जाएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया तो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 2008 का पहला क्वेश्चन ये था हिस्ट्री का, प्राचीन भारत का। सुमेलित कीजिए उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और राजधानियाँ। तो कुरु, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, आही क्षेत्र, कौशल, कौशाम्बी और वत्स, साकेत। नीचे से देख लेते हैं इसको पूरा का पूरा। तो कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, आही क्षेत्र, कौशल, साकेत, वत्स, कौशाम्बी। ठीक है, याद करना सिंपल है। कुरु, गुरु, इंद्र, ठीक है, सबसे बड़े गुरु, गुरु, इंद्र, पांचाल, पांच, आही क्षेत्र, छत्र, छात्र के नीचे आ जाओ, कौशल, संकेत देता है कि अच्छा व्यक्ति है, कौशल स्किल्स जिसमें बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, और वत्स मतलब बच्चे, तो बच्चे कौशाम्बी में रहते हैं। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में कितने जनपद का, 16वां जनपद का जिक्र है, और किसके अंदर, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है इनका सारा उल्लेख। अब पूरे के पूरे हम 16 जनपद देख लेते हैं, कौन कौन से 16 जनपद हैं। ये पूरे के पूरे 16 जनपद हैं। देखिए, या मैं आपको याद कराता चलूँगा साथ साथ। सूरसेन, मथुरा, मल, कुशीनगर, काशी, वाराणसी, अंग, चंपा। याद कर लेते हैं। सूरवीर बोलते हैं तो मथुरा में है। ठीक है, मल, मलमल के नहारा तो खुशी मिल रही है। काशी, वाराणसी, काशीनाथ फिल्म देखी हमने। तो अंग, चंपा, बॉडी किसकी अच्छी है, चंपा की। मगध, गिरिव्रज, मतलब मगध, गिरिव्रज, वज्जी, मिथिला और वैशाली, चेदी, सुक्तिमती। मत्स्य, विराट, मछली कैसी होती है, विराट। अस्मक, पांड्य, अवंती, उज्जैनी, और गंधार, तक्षशिला, कंबोज, राजापुर। इसे आप देखेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, ये 16 महाजनपद थे। अंगुत्तर निकाय में इनका जिक्र था, और भगवती सूत्र में इनका जिक्र था, जैन धर्म का संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक पुरातन स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ी से हुए। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। बलूचिस्तान का पाकिस्तान में मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो किस वंश से संबंधित थी? कोलिया वंश से। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बानी में हुआ। नाम इसका पिता शुद्धशोधन शाक्य वंश के मुखिया थे। इनकी माता श्रीमती माया देवी। मायावी पुरुष पैदा किया माया ने। गौतम बुद्ध मायावी पुरुष थे एकदम। ठीक है, एक नया धर्म का उन्होंने बुद्ध। ठीक है, तो गौतम बुद्ध, माया देवी इनकी माता का नाम था, और कौल्य वंश की कन्या थी। इनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था। ठीक है, पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। गौतम बुद्ध के जो गृह त्याग करने को बोलते हैं, महाअभिनिष्क्रमण। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, ऋषिपत्तनम में, जिसे बुद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? अब गौतम बुद्ध का देखा, महावीर को देखते हैं। तो महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमालिस। महावीर का प्रथम अनुयायी उनका अपना ही दामाद था, जमालिस। जमालिस प्रियदर्शनी के पति थे, यानी महावीर की बेटी कौन थी? प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अब अंतिम तीर्थंकर हुए।
इनका जन्म 540 उनका 563 में हुआ था गौतम बुद्ध का। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ, वैशाली में। और सिद्धार्थ पिता सिद्धार्थ थे, ज्ञातक कुल के सरदार थे। माता त्रिशिला थी, ठीक है। उनकी माया देवी थी। चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और उनकी गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, ठीक है। और पुत्री का नाम अनुजना प्रियदर्शनी था। इसी 44 महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, उनका गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता को मुश्किल अपने भाई 30 वर्ष की उम्र में छोड़ा घर। उन्होंने 29 गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया, ठीक है। तो संन्यास जीवन स्वीकारा और महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक अधगामी भाषा में दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगुत्तर निकाय में बौद्ध धर्म 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है किसका? अंगुत्तर निकाय में। तो 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय के अंदर। सात्विक अर्थ है महासाम्राज्य होता है। बुद्ध के जन्म की 6वीं शताब्दी से पूर्व में भारतवर्ष के 16 महाजनपदों में बट गया। इनकी जानकारी में बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 16 महाजनपदों की राजधानी इस प्रकार है। अभी हमने देखी थी उनकी पूरी की पूरी राजधानी है, ये रही। फिर से एक बार फिर से देख लेते हैं। तो अंग चंपा, ठीक है ना। मगध गिरिवंश काशी अभी देखा था, वाराणसी। वत्स कौशाम्बी में जाता है। वज्जी वैशाली विधा मिथिला। कौशल है तो श्रीमान जी कौशल। अवंती उज्जैनी। मल खुशियों के करते हैं। पांचाल छत्र के नीचे आ जा। चेदी सुक्तिमती। और कुरु इंद्रप्रस्थ जो वहाँ दे रखा था, और कुरु इंद्रप्रस्थ। मत्स्य विराट होती है। कंबोज हर्जा। सूरसेन मथुरा। अश्मक पोटली। गंधार तक्षशिला। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? लाहुरा देव से। मध्य गंगा घाटी में स्थित संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश के लाहुरा देव ग्राम में धान की खेती के प्राचीन साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व प्राप्त हुए। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की। बिहार राज्य के अचिंतक जिला भागलपुर में स्थित धर्मपाल वंश के महान शासक। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, ठीक है। इस वंश की राजधानी मुंगेर। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। पाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा कि बताइए त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच में होता था, किसको लेके होता था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए होता था। पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बीच में होता था। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ। और 11वीं सदी में गुजराती कवि सोरढल ने धर्मपाल को उत्तरापंथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। नेक्स्ट, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीम बेटका की गुफाओं से। मध्य प्रदेश में स्थित है, रायसेन जिले में है भीम बेटका की गुफाएं। सर्वाधिक प्राप्त हुए, हजारों चित्र प्राप्त हुए। भीम बेटका महाभारत काल के 5 भाइयों के में से एक भीम नाम का पर नामकरण किया गया। इसकी आयु 9000 वर्ष आंकी गई। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता था, मतलब इसको मारा नहीं जा सकता था? तो सिंपल, गाय। वैदिक काल में गाय को अघन्य न मारा जाने वाला योग्य माना जाता था। गाय की हत्या से घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड देश निकालने की व्यवस्था वेदों में की गई थी। सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था किसने? तो बी अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण 249 BC में बिफोर क्राइस्ट के आसपास मौर्य शासक अशोक ने कराया। सिंह शीर्ष प्रस्तर स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य प्रस्तर काल का सुंदरतम उदाहरण है। इस सिंह शीर्ष प्रस्तर में सिंहों की संख्या 4 है, ठीक है। वो हमने देखी है। परस्पर पेड़ सटाए खड़े रहते हैं चारों दिशाओं में करके। इस स्तंभ को अशोक का लघु लेख भी कहा जाता है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। इसके मुख्य ग्रंथ पतंजलि का योग सूत्र है। योगाभ्यास
8 चरणों में विभाजित है, इसे अष्टांग योग कहते हैं। भागवत गीता योग शास्त्र भी कहा गया है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? अच्छा क्वेश्चन। तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में निभाई। खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है अमीर खुसरो को। अमीर सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। उनका मूल नाम मोहम्मद हसन था। मध्यकालीन भारत के महान कवि था। बलबन की सहायक सेवा में आ गया था। इसने गियासुद्दीन तुगलक 7 सुल्तानों का कितने का देखा, पूछा क्वेश्चन पीसीएस में, 7 सुल्तानों का शासन देखा। ठीक है, ये सब इनके नाम हैं, आप देख लीजिएगा। तारिक अल्लाई, उन्होंने 5 दीवान 5 खमसों की रचना की थी। संगीत के क्षेत्र में खुसरो ने आवाज़ खुसरवी नामक ग्रंथ लिखा था तथा अनेक नवीन रागों का आविष्कार भी किया। अमीर खुसरो ने, वह हिंदी भाषा के लिखने वाला प्रथम कवि था और अलाउद्दीन खिलजी ने उसे भारत का सुख कहा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बोला, उसे भारत का सुख कहा। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? चंदावर का युद्ध था, 1194 में हुआ। मोहम्मद गौरी ने पराजित कर दिया जयचंद को। डिटेल देख लेते हैं इसकी। तो 1170 ईस्वी में जयचंद घेड़वाल शासक बना और घेड़वाल वंश के अंतिम शासक जयचंद को सैन नरेश लक्ष्मण सेन ने युद्ध में परास्त कर दिया। दिल्ली पर अधिकार को लेकर संघर्ष में उसे चौहानों से पराजित होना पड़ा और 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी की सेनाओं ने जयचंद को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। जयचंद के दरबार में संस्कृत का प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष रहता था। ठीक है, श्रीहर्ष किसके दरबार में था? जयचंद के। किस भाषा का था? संस्कृत का था। उसने जिसने निषेध चरित की रचना की, उसके पुत्र हरिश्चंद्र ने मोहम्मद गौरी का अधीन शासन किया। चंदावर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित यमुना तट पर स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के यमुना तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? इम्पोर्टेंट है, शेरशाह। याद करना, देखो सिंपल होता है, पट्टा कबूल लेना, शेर का ही पट्टा का बोलता नहीं है, तो यानी शेरशाह। ठीक है, तो मध्यकालीन भारतीय शासक शेरशाह ने अपने अधीनस्थ किसानों के संबंध में स्थापित करने के लिए पट्टा कबूलियत की व्यवस्था आरंभ की थी। कबूलियत करार उल्लेख, भूमि पर किराएदार के अधिकार निहित होते थे तथा उनकी शर्तों पर पट्टा जारी किया जाता था। नेक्स्ट, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किन शासकों के बीच हुई थी? जहांगीर। राणा सांगा और जहांगीर के बीच में चित्तौड़ की संधि हुई थी। 1615 ईस्वी में मेवाड़ विजय के उपरांत राणा अमर सिंह मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की सुविधा स्वीकार कर ली थी और बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ के समय भूभाग वापस कर दिया जो अकबर के समय से मुगल अधिपत्य में था। किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 2, 3, 4 जनरल लील ने खोया, मेजर जनरल हैवलॉक ने खोया और सर हेनरी लॉरेंस ने खोया। ब्रिटिश अधिकारी जो लखनऊ में अपना जीवन खो दिया, ये तीनों थे, जनरल नील, लॉरेंस, हैवलॉक। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं इनकी। तो 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार के क्रम में जनरल जॉन निकल्स की मृत्यु हुई। लखनऊ में 1817 को विद्रोह में दौरान रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक एवं जनरल नील की मृत्यु हो गई। जिया तरंग आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिया तरंग आंदोलन का संबंध कहाँ से? नागालैंड से। समन्वय आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व महिला गोडिनेलियू ने किया, जिसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है।
1828 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो कानपुर में हुई थी इसकी स्थापना। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, जैसे लोगों का स्वतंत्र संगठन था। इसकी स्थापना 1828 में पूर्वी बंगाल में हुई थी। इसकी बैठक के दौरान हुई और पूर्व में से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। 1924 में कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? सब जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने। जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो के एक विशेष प्रसारण में सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में हुई थी। संस्थापक लाला हरदयाल थे। नवंबर 1913 में सोहन सिंह बाखना ने सैन फ्रांसिस्को में हिंदू एसोसिएशन चीफ ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इसके द्वारा गदर पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था अमेरिका में ही। इसके नाम पर इस आंदोलन का नाम गदर आंदोलन पड़ा। इसके प्रमुख सदस्य लाला हरदयाल, पंडित कांशीराम, भाई परमानंद, करतार सिंह सराबा, रामचंद्र प्रमुख थे। लाला हरदयाल ने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाला हरदयाल ने बर्लिन कहाँ है? जर्मनी। निम्नलिखित को ऑर्डर से लगाइए, कैसे कैसे हुआ? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, और देख लेते हैं इनको। सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ? खिलाफत आंदोलन हुआ 1919, असहयोग 1920, सवर्णीय अवज्ञा 1930, भारत छोड़ो 1942। देखिए, अगर डेट आपको नहीं आता तो याद देखिए। सबसे पहले खिलाफत करेगा बच्चा, बड़ा होगा 19 साल का, खिलाफत करेगा, फिर तुम्हारे सहयोग करना बंद कर देगा तुम्हारा, और तुम्हारे मानना बंद कर देगा, फिर घर छोड़ के चला जाएगा। सिंपल, पहले बच्चा बड़ा होगा, खिलाफत करेगा तो फिर आपकी मानना, सहयोग देना बंद कर देगा, आपकी सुनेगा नहीं और घर छोड़ के चला जाएगा। 1919, 1920, 1930, 1942। किसने निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? तो इनका बहुत फेमस कराची अधिवेशन था 1931 में। इसमें कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। ठीक है, तो ये इसका महात्मा गांधी ने 26 मार्च 1931 कांग्रेस कराची अधिवेशन में ये भाषण दिया था। आज के क्वेश्चन ये सारे ख़त्म हुए। ये यूपीपीसीएस 2008 का क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।